हेलो आई एम विशाली। वेलकम टू माय चैनल। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग घर में सेफ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2 फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग का, जिस चैप्टर को हम स्टडी करते हैं ऑपरेशन रिसर्च में या फिर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखें पार्ट 1 और फिर इस पार्ट 2 को देखें, तभी आप कोरिलेट कर पाएंगे दोनों चीजों को। ठीक है, अब नेक्स्ट बात यह है कि हम फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग का गिवन क्वेश्चन या प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो जो एल्गोरिथम हमें यूज करनी होती है वो होती है फ्रैक्शनल एल्गोरिथम। ठीक है, कि फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग की जो एल्गोरिथम है या सिमिलर कहें सिंप्लेक्स मेथड से, लेकिन डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो होता है आपका एंटरिंग और लीविंग वेक्टर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, मैं वो हर एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियोस के थ्रू मेरे एफर्ट्स दिखाई दे रहे हो जिससे मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगती हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ इनको जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है, कंसिडर द फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमें एक फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें यहाँ पे हमें दिया गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, जिसमें हमारे पास एक लीनियर फंक्शन न्यूमरेटर में है और दूसरा लीनियर फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर में है। ओके, अब आप यहां देख सकते हो कि जो पहला लीनियर फंक्शन है इसमें हमारे पास अल्फा की वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम z की वैल्यू सी एक्स प्लस अल्फा अपॉन कैपिटल सी एक्स प्लस बीटा लिखते थे। यहाँ स्मॉल सी डैश एक्स और कैपिटल सी डैश एक्स लिखा जाता था। तो अल्फा तो हमारा जो न्यूमरेटर है इसमें नहीं है, सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए अल्फा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो बीटा की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1। ओके, आपको इतना समझना होता है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में। अब आते हैं कंस्ट्रेंट में, तो दो कंस्ट्रेंट हमें दी गई हैं। कंस्ट्रेंट जो है हमारी इनइक्वालिटी टाइप की हैं, क्योंकि इसमें देखिए इनइक्वालिटी का सिंबल लगा है, तो दो इनइक्वेशंस दी गई हैं। इस गिवन फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सबसे फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि जो गिवन आपकी कंस्ट्रेंट है उनको आपको इक्वालिटीज, दैट मीन्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। आपको स्ट्राइक करना चाहिए सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते थे, जब हमें इन इक्वालिटी का जो सिंबल लेस देन इक्वल टू का दिया रहता था तो इन दोनों में हम यूज करेंगे स्लैक वेरिएबल्स। हम लोग यूज करेंगे स्लैक वेरिएबल्स टू कन्वर्ट देम इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस। ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स पे इक्वेशन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेस है वो है x1 और x2। दोनों डिसीजन वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव नेचर के हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमें समझ में आया है। अब हम वर्क करते हैं अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम अप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 कहता है टू कन्वर्ट द गिवन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अबव फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ऑलरेडी मैक्सिमाइज फॉर्म का है, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 5x1 प्लस 3x2 अपॉन 5x1 प्लस 2x2 प्लस 1। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें जो दी गई हैं वो है 3x1 प्लस 5x2। अब यहाँ पे लेस देन का सिंबल है तो हम एक स्लैक वेरिएबल जोड़ देते हैं जिसको मैं x3 कह देती हूँ और यहाँ मैं लिख देती हूँ 15। ठीक है, x3 के आगे आपको 1 लिखना है तो आप लिख सकते हैं। 5x1 ये दूसरा कंस्ट्रेंट है प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस 1x4। तो हमने इस वाली इक्वेशन को बनाने के लिए x4 ज्वाइन करा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब आप चाहें तो 0x4 यहाँ लिख सकते हैं। x1 x2 x3
x4 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप चाहें तो 0x3 प्लस 0x4 ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गई हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें हमने अबव गिवन प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब मूव करते हैं स्टेप नंबर 2, स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करने के बाद आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है हमारी टेबल 1। ओके, सो ये फर्स्ट टेबल है, आप देख सकते हो टेबल काफी कुछ सिमिलर है सिंप्लेक्स मेथड से। अब कहाँ पे डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए लेफ्ट साइड में बेसिक वेरिएबल, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हो कि दो लीनियर फंक्शंस हैं। ओके, तो हमें जो कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं इनसे वो डिफरेंट मिल रहे हैं। सो पहला जो कोफिशिएंट हमें मिल रहा है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, और जो दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं उनको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये स्मॉल सी जे है और ये है आपका कैपिटल सी जे। यहाँ पे है कैपिटल सी बी, यहाँ पे है स्मॉल सी बी। ये चीजें आपको बहुत ध्यान से लिखनी होंगी, स्मॉल और कैपिटल, क्योंकि जहां पे भी ये मिस्टेक हो गया वहां पे पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। ओके, एक्स भी ऐसे ही रहेगा। ये सारे वेरिएबल्स हो गए। अब ये मिनिमम रेशियो हो गया। अब यहाँ पे आइए, सो वैल्यू ऑफ जेड भी 2 निकलेंगी क्योंकि 2 आपके पास सी है। यू हैव 2 सी वैल्यूज, तो आपके पास 2 जेड की वैल्यूज होंगी और उन जेड की वैल्यू से हम एक फाइनल जेड कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे डेल्टा जेस की वैल्यू भी 1 डेल्टा जे की वैल्यू होगी, ये दूसरे डेल्टा जे की वैल्यू होगी और उससे हम फाइनल डेल्टा जेस फाइंड करेंगे इन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो चीज आपको पता है, जैसे यहाँ से आप कोफिशिएंट की वैल्यूज नोट करते हो, ठीक है, ये थी। ठीक है, सो फाइनल यहाँ पे मिलेंगी आपको, वो मैंने नोट कर दी है। सीजे के लिए 5300, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5300। यहाँ पे है 5200, दिस इज 0, ठीक है ना, 5200। सो 5200 x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज, कोफिशिएंट वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाएंगी 3552 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए ये सब आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बेसिक वेरिएबल देखते हैं। सो बेसिक वेरिएबल हमारे पास क्या है, x3 और x4। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ x3 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x4। ठीक है, अब इनके लिए जो वैल्यूज थी c की वो तो 0 ही नहीं है ना, वो 0 0 लिख दिया। एक्स बी की वैल्यूज आपकी राइट हैंड साइड वैल्यूज होती हैं, जो आप कंस्ट्रेंट में जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं वो होती हैं तो 15 और 10। सो एक्स बी के अंडर आ जाएगा 15 एंड 10। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेसिक वर्क। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे z1 की वैल्यू जो है cb इंटू एक्स बी। तो स्मॉल cb से स्टार्ट होगा वर्क। ठीक है, सो 0 और 0, तो अल्फा की वैल्यू भी 0 थी, मैंने आपको पहले बताया था अल्फा भी 0 था और बीटा हमारे पास 1 था। तो ये तो आया 0 प्लस 0, तो z1 की वैल्यू हो गई 0। कैपिटल CB और XB आप फाइंड करोगे तो भी हमें मिलेगा 0, प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्योंकि 1 थी तो हमें मिल जाएगा 1। ओके, अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं डेल्टा जे की वैल्यू। ठीक है, ये फर्स्ट डेल्टा जे है, तो किस तरीके से फाइंड होगा, देखिए CB इंटू XB, मतलब इस वाले C से ये सारे x मल्टीप्लाई होंगे और फिर माइनस में हम ये वाला C यूज करेंगे क्योंकि हम स्मॉल c की वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 इंटू 3 इज 0 और माइनस में 5 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ मैं लिख देती हूँ माइनस में 5। फिर इसी तरीके से ये भी सारे 0, माइनस में 3। इसी तरीके से यहाँ पे तो ये सब 0 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आपको ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 और यहाँ पे 0, तो आपको 0 मिल जाएगा। इस तरीके से हमें मिल जाएगा 0। ठीक है, अब हम कैपिटल CB का यूज करेंगे और कैपिटल CB से ही इसको भी यूज करेंगे। ठीक है ना, सो CB इंटू XJ, तो सब 0 हो गया, माइनस में ये वाला 5। ठीक है, फिर ये दिस इंटू दिस 0, माइनस में 2, फिर नेक्स्ट 0 और 0। अब देखिए, अब हमें फाइंड करनी है फाइनल डेल्टा जे की वैल्यू। ये आप लिखेंगे इसके लिए क्योंकि हमें वर्क करना है एंटरिंग और लीविंग वेक्टर के लिए। सो एंटरिंग वेक्टर
एंटरिंग वेक्टर के लिए ही हम वर्क कर रहे हैं ना। सो एंटरिंग वेक्टर तभी फाइंड करेंगे जब हमें डेल्टा जे की वैल्यूज मिलेंगी। तो पहले हम फोकस देते हैं डेल्टा जे की वैल्यू की तरफ। डेल्टा जे वैल्यू आपको मिनिमम ऑफ ऑल डेल्टा जे देता है। उससे पहला एक स्टेप है कि आपको यहाँ पे फाइनल डेल्टा जे की वैल्यूज को ऑब्टेन करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, बट मुझे लग रहा है जो मैं यूज कर रही हूँ ये काफी ईजी है टू अंडरस्टैंड सिंबॉलिक वे में। सो Z2 को आपको मल्टीप्लाई करना है डेल्टा 1 से, ठीक है, माइनस में Z1 को आपको मल्टीप्लाई करना है डेल्टा J2 से, ठीक है। सो जो वैल्यूज आएंगे उनका मिन फाइंड करेंगे, वो आपको फाइनल डेल्टा जे देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी आपको ये लर्न भी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी टेबल्स हैं। अगर आप देखो तो ये वाली तो जीरो ही आ गई क्योंकि इसमें तो हमारे पास जीरो ही मिल रहा है, तो उसमें हमें कुछ यूज ही नहीं करना। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 -3 0 0, इसमें मिनिमम कौन सा है -5, तो इसको सेलेक्ट कर लो। इसका मतलब x1 आपका एंटरिंग वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लीविंग वेक्टर के लिए। तो लीविंग वेक्टर के लिए प्रोसेस वही था, XB अपॉन XK, ठीक है। तो XK की वैल्यू हो गई 1, सो 15/3 और 10/5। सो मिनिमम हमारे पास आ गया 2, सो इसका मतलब x4 आपका आउटगोइंग वेक्टर हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करें तो मिल गया ये 5 जो आपका हो गया पाइवॉट एलिमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप भी वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंटरिंग वेक्टर आपको बता दिया, लीविंग वेक्टर भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है, और डेल्टा जे की वैल्यू बता दी। तो एंटरिंग और लीविंग वेक्टर फाइंड करने से हमें पाइवॉट एलिमेंट मिला, पाइवॉट एलिमेंट हमें मिला है 5। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस पाइवॉट एलिमेंट टू 1 और रिमेनिंग जो भी इनके कॉलम में है उनको 0 करना है, ठीक है। सो पाइवॉट एलिमेंट हमें मिला है 5। अब जो भी एलिमेंट्स इस कॉलम में होंगे पाइवॉट एलिमेंट के अलावा वो सब 0 होंगे, तो सिर्फ एक 3 ही है, ठीक है। बाकी 5 को तो आपको 1 करना है, तो 3 को आपको 0 करना है। उसमें आप ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, रो आप अप्लाई करें जिससे आपको ये 1 और ये 0 मिल जाएगा। एंड आई होप कि आपको रो और कॉलम ऑपरेशंस आते हैं अप्लाई करने, XB से लेकर XB ऑनवर्ड से लेकर X4 तक थ्रू आउट। अगर आप इसे 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा। तो ये तो आपका ऑपरेशन हुआ रो 2 के लिए, ठीक है। रो 1 में आप क्या करोगे, रो 1 में आप क्या कर सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई कर, जो ये 1 आ गया इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 से, है ना। जो ये रो हो गई पूरी, इस रो को पूरे को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा, ओके। फिर R1 से आप R2 को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके का ऑपरेशन आप R1 में अप्लाई कर दो तो आपको यहाँ मिल जाएगा 0। एंड आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छे से अब इस समय आता होगा क्योंकि हम फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। सिंप्लेक्स में आप ये सब प्रैक्टिस कर चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ Z की वैल्यू। देखिए Z1 तो आया था 0 और Z2 आपके पास आया था 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे Z की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, जो फाइनल Z की वैल्यू भी। तो Z क्या होगा, 0/1, आपको वैल्यू मिल जाएगी 0। तो आई होप ये क्लियर होगा। डेल्टा G की वैल्यू फाइंड करना, Z की वैल्यू फाइंड करना, एंटरिंग लीविंग वेक्टर फाइंड करना। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब मूव करते हैं टेबल नंबर 2 की तरफ। टेबल नंबर 2 में आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज हमें मिली है, चेंज्ड वैल्यूज, वो लिखा है। देखिए x1 में पाइवॉट एलिमेंट बन गया 1, रिमेनिंग वैल्यू बन गई 0। CB XB सब ऐसे ही यहाँ पे चेंज होके लिख दिए हैं, CJs लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि x1 ने रिप्लेस किया था x4 को, है ना। सो x4 तो रिप्लेस हो गया था, x1 आ गया था, तो x1 की जगह उसकी वैल्यूज लिख दी हमने यहाँ पे। कैपिटल CB और स्मॉल CB के बिलो यहाँ पे उनके अंडर वैल्यूज आ गई। x3 की वैल्यूज वैसे ही रहेंगी। XB की यहाँ पे चेंज्ड वैल्यूज आ गई हैं, ये भी सारी चेंज वैल्यूज आ गई हैं, ये सेम है। अब वर्क करते हैं Z1 के लिए। देखिए CB इंटू XB, तो यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल के लिए वर्क करेंगे। सो 0 प्लस 5 इंटू 2 इज 10, अल्फा की वैल्यू 1 है तो Z1 की वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से Z2 के लिए 0 प्लस 5 इंटू 2 इज 10 एंड बीटा की वैल्यू 1 थी, सो विल गॉट Z2 की वैल्यू 11। सो Z की वैल्यू Z1 अपॉन Z2 हमें मिलेगा 10/11। फाइन। अब वर्क करते हैं डेल्टा J 1 की वैल्यूज के लिए। तो स्मॉल CB से इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 0 इंटू 5 माइनस में 5, तो आपको मिल जाएगा 0। इसी तरीके से ये पूरी तो 0 हो गई रो, हमें सिर्फ सेकेंड रो से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2, तो -3, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी -1, ठीक है। सो यहाँ पे मिल जाएगा 2, 5 से 5 कैंसिल, 2 -3, तो आपको मिल जाएगा माइनस में 1, ओके। अब ये 0 हो गया
0 है कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, सो आपका पॉजिटिव 1 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि कैपिटल सीबी वाली वैल्यू सारी 0 थी तो आपको सब में 0 मिल गया, बस लास्ट वाले में आपको 1 ऑब्टेन हो जाएगा। अब डेल्टा J2 की वैल्यूज को देखते हैं। सो उसके लिए हमें कैपिटल CB इंटू XJ करना होगा, तो 0 प्लस 5 माइनस 5 आपको दे देगा 0। ठीक है, सो 0 प्लस 5 और 5 कैंसिल 2, सो -2 0। इसी तरीके से 0 0 0 0 मिल गया। इसी तरीके से 5 को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको 1 मिला, और यहाँ 0 था तो आपको यहाँ 1 मिल गया। ठीक है ना, फिलहाल ये आपकी डेल्टा J1 और डेल्टा J2 की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसके बाद हमें एंटरिंग वेक्टर फाइंड करना है, लीविंग वेक्टर फाइंड करना है, लेकिन पहले फाइनल डेल्टा J फाइंड करते हैं। फाइनल डेल्टा J की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको पता है कि Z2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा J1 से, माइनस Z1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा J2 से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 0 कुछ भी नहीं मिलेगा। 11 माइनस 1 और यहाँ 0 आया है। ठीक है, तो हमें -11 मिला है, फिर 0 0 छोड़ दीजिए, 11 10, सो 11 माइनस 10 आया है यहाँ पे, तो पॉजिटिव 1 मिला है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको -11 मिला है, तो डेल्टा J में जो मिनिमम वैल्यू है वो है -11। सो दैट मीन्स कि x2 आपका एंटरिंग वेक्टर बनेगा। ठीक है, अब लीविंग वेक्टर की बात करें तो XB अपॉन x2, सो दैट मीन्स 9 अपॉन 19/5, 2 अपॉन 2/5। तो मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी ये 45/19। ठीक है, अब देख सकते हो मिनिमम वैल्यू आपको 45/19 मिलेगी, तो x3 आपका लीविंग वेक्टर होगा। ठीक है, अब एंटरिंग और लीविंग वेक्टर की मदद से आपको मिला है यहाँ पे 19/5, जो कि आपका बना है पाइवॉइड एलिमेंट। वही प्रोसेस करना है, पाइवॉइड एलिमेंट को 1 बनाना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे z की वैल्यू मिली है 10/11। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें डेल्टा J की वैल्यू भी नेगेटिव मिली थी, जिससे हमने एंटरिंग और लीविंग वेक्टर भी फाइंड कर लिया। अब हमें पाइवॉइड एलिमेंट भी मिल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मूव करते हैं टेबल नंबर 3 की तरफ, जिसमें इस पाइवॉइड एलिमेंट को चेंज करेंगे। ठीक है, ये है टेबल नंबर 3, जहां पे हमें पाइवॉट एलिमेंट मिला था x2 में। ठीक है, अब ये पाइवॉट एलिमेंट को मैंने कर लिया 1, रिमेनिंग एलिमेंट्स को मैंने कर लिया 0। आपको पता है xb से लेके x4 तक आपने ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए, रो ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए। ठीक है, x1 हमारे पास पहले से ही बेसिक वेरिएबल में आ गया था, अब x2 भी आ गया है। cb की वैल्यूज हमने इनके अकॉर्डिंग चेंज कर दी है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज आपने अभी रो ऑपरेशन से ऑब्टेन कर ली है। अब ध्यान से देखिए, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है Z1। मैंने आपको बता दिया Z1 कैसे फाइंड करते हैं। इसी तरीके से अब हमें फाइंड करना है Z2, हमने वो भी फाइंड करके लिख लिया इन दोनों की हेल्प से। और हमेशा याद रखिएगा कि अल्फा की वैल्यू जो भी आप यहाँ मल्टीप्लाई करें CB XB, अल्फा और बीटा ऐड करते जाएं, क्योंकि अल्फा तो यहाँ है ही नहीं तो वही रहेगा, बीटा की वजह से यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। Z1 अपॉन Z2 आपको फाइनल वैल्यू देगा Z की, तो वो हमें मिल गई। ठीक है ना, अब बात करते हैं डेल्टा 1 फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता है स्मॉल CB इंटू XJ आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। डेल्टा J1 की वैल्यू फाइंड करिए, इसी तरीके से डेल्टा J2 की वैल्यू फाइंड करिए कैपिटल CB की हेल्प से। और अब आप फाइंड करेंगे डेल्टा J की वैल्यू, जो कि होगी Z इंटू डेल्टा J1 माइनस Z1 इंटू डेल्टा J2। ठीक है, इससे हमने यहाँ पे डेल्टा J की वैल्यूज फाइंड कर ली की वैल्यूज। तो Z2 को डेल्टा J1 से मल्टीप्लाई करिए सारे को 1/1, और Z1 को मल्टीप्लाई करिए डेल्टा J2 से 1/1। तो आपको यहाँ पे दिस माइनस दिस करोगे तो ये वैल्यूज मिल जाएंगी, दिस माइनस दिस करोगे तो ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ये सारी वैल्यूज मिल गई हैं। ध्यान से देखिएगा कि हमें अभी भी एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो x4 हमारा एंटरिंग वेक्टर बन जाएगा। मिनिमम रेशियो किया तो XB अपॉन X4 कुछ भी नहीं आएगा, नेगेटिव है। XB अपॉन X4 इसको करेंगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिली है, इसका मतलब X1 आपका लीविंग वेक्टर होगा। ठीक है, सो ये पाइवॉट एलिमेंट बना है। नेक्स्ट टेबल देखते हैं। देखिए ये हमारी फाइनल टेबल है। ठीक है, अब उस पाइवट एलिमेंट को हमने कर लिया 1। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इन सारी वैल्यूज में रो ऑपरेशन अप्लाई करके ये वैल्यूज को ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, दूसरा काम हमने Z1 और Z2 फाइंड कर लिया। CB XB
कैपिटल सी बी एक्स बी की मदद से। देखिए Z1 आ गया, Z2 आ गया, Z फाइंड कर लिया Z1 अपॉन Z2 से, ठीक है। अब डेल्टा J1 फाइंड करना है, तो आपको पता है सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे से आप फाइंड करते जाइए, ठीक है। डेल्टा J1 फाइंड कर लिया, डेल्टा J2 फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है डेल्टा J, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो Z2 इंटू डेल्टा J1 दैट मीन 7 इंटू, यहां बन जाएगा देखिए 7 इंटू माइनस में 16/5 माइनस, ठीक है, 9 इंटू माइनस में 19/5। तो वैल्यू जो आपको मिलेगी वो पॉजिटिव वाली बड़ी है, तो आपको यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से आप बाकी फाइंड करेंगे तो डेल्टा जे सारे पॉजिटिव आए हैं। जब आपको फाइनली डेल्टा जे की वैल्यूज पॉजिटिव मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका टेबल था, ये टेबल आपका अब आगे प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि डेल्टा जे की वैल्यूज आपको पॉजिटिव मिल गई हैं। जेड की वैल्यू जो आपको मिली है ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है। तो जो फाइनल आपका सॉल्यूशन वो बनेगा z इज इक्वल्स टू 9/7, x1 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ देख सकते हैं x1 है ही नहीं, तो x1 की वैल्यू 0 रख देंगे। x2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, देखिए 3, ठीक है। सो x2 की वैल्यू मिल जाएगी 3 और x3 भी 0 है और x4 की वैल्यू हो गई 4। सो यहाँ आप लिख सकते हो x3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x4 इज इक्वल्स टू 4। सो ये जो वैल्यूज आपको मिली हैं, दिस इज योर फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, आपका फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है आपकी फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग का। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से शुरू किया था फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग से। मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद आपने ये यहाँ पे टेबल नंबर, यहाँ पे ये टेबल नंबर 1 करा था। टेबल नंबर 1 में आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो एक बार, किस तरीके से हमने z फाइंड करे, किस तरीके से हमने डेल्टास फाइंड करे, फाइनल z मिला, फाइनल डेल्टा मिला, उसकी मदद से एंटरिंग लीविंग वेक्टर मिला और उन बिहाफ पे पाइवॉट एलिमेंट मिला, फिर हम नेक्स्ट टेबल को मूव करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें और वीडियो को पॉज कर करके टेबल्स को ध्यान से देखें जो मैं आपको समझा रही हूँ। अपने लिए एक नोट बनाएं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाएं, उन नोट्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करें और जो आपकी बुक में सॉल्व्ड क्वेश्चंस या अनसॉल्व क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग में जो डेल्टा जे का तरीका है फाइंड करने का, जिस पे एंटरिंग और लीविंग वेक्टर डिपेंड करता है, वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक